नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। चलिए यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय नंबर 29 जिसका नाम है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी नाइट्रोजन साइकिल के बारे में, नाइट्रोजन चक्र के बारे में हम बात कर चुके थे कि किस तरीके से नाइट्रोजन चक्र जो है वो 5 चरणों के अंदर पूर्ण होता है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे जीवों के बीच में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं की, कैसे जो है हम एक दूसरे पर निर्भर है और कैसे जो है हम एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण भी हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर समष्टि अन्योन्य क्रियाएं। सबसे पहले तो कि भाई समष्टि क्रिया क्या है और आपके अन्योन्य क्रिया क्या है। तो देखो, धरती पर रहने वाले समस्त सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं हमारी प्राकृतिक वातावरण बनाती है। सारी चीजें मिलके हमारा वातावरण बना रही है, चाहे आपके वो कोई जीव जंतु हो, चाहे कोई वो आपके निर्जीव वस्तु हो। समष्टि क्या है? एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में समान जीवधारियों का क्या है? एक समूह है जिसे अपन कहते हैं समष्टि। अब इस समष्टि के अंदर जो जीव है वो आपस में क्रिया करके यानी कि अपने आपस में संबंध रख के जीवन यापन करते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, संबंधों को इसके बीच संवाद व परस्पर जुड़ाव के आधार पर अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सहोपकारिता की, जिसे अपन कहते हैं म्यूचुअलिज्म। देखो, ये बात यहाँ पर ऐसी है, दो जिस्म एक जान वाली बात है। कैसे? इसमें क्या होता है, दो जो जीव होते हैं वो साथ साथ रह के सहजीवी जीवन यापन करते हैं। सहोपकारिता का मतलब है दो जो जीव हैं उन दोनों ही जीवों को क्या होगा, एक दूसरे से लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि अगर अपन बात करें यहाँ पर किसकी, लाइकेन की, किसकी बात की जाए, लाइकेन की बात की जाए तो लाइकेन में देखो क्या होता है, शैवाल और कवक। कौन? आपके शैवाल और कवक जो है एक दूसरे के साथ रह के सहजीवी जीवन यापन करते हैं। अब एक तो दूसरे को क्या देगा, रहने की जगह देगा और दूसरा पहले वाले को खाना देगा। तो इस तरीके से दोनों को एक दूसरे से लाभ हुआ। एक को भाई दूसरे से क्या जगह मिली रहने की, दूसरे को पहले वाले से खाना मिला खाने के लिए। तो देखिए, सहजीविता दो भिन्न स्पीशीज के बीच में ऐसा पारस्परिक व्यवहार है जिसमें दोनों सदस्य क्या होते हैं, लाभान्वित होते हैं, यानी कि दोनों को ही क्या होगा, लाभ होगा। एग्जाम्पल यहाँ पर किसका है, लाइकेन का, जिसमें शैवाल और कवक, कवक को अपन क्या भी बोलते हैं बच्चे, फंगस भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है, फंगस भी बोला जाता है। तो ये आपके सहजीवी जीवन यापन करते हैं। देखिए, लाइकेन शैवाल व फंगस के साहचर्य द्वारा निर्मित ऐसी एक पूर्ण इकाई है। लाइकेन का मुख्य शरीर फंगस का बना है। शैवाल अपने तथा फंगस के लिए भोजन बनाता है। भोजन कौन दे रहा है, शैवाल दे रहा है, और जो फंगस है वो इसको क्या देगी, फंगस शैवाल को जल, खनिज तथा आश्रय देता है। तो इस प्रकार से घर भी मिल रहा है रहने के लिए और खाना मिल रहा है एक दूसरे से, तो इसीलिए अपन इसको कहते हैं क्या, यहाँ पर म्यूचुअलिज्म। क्लियर हुई बात यहाँ पर। चलिए दूसरी बात करते हैं सहभोजिता की। सहभोजिता में क्या होगा, दो जो जीव होंगे उनमें से एक जो जीव होगा उसको तो लाभ होगा, एक जीव को क्या होगा, लाभ होगा, लेकिन जो दूसरा जीव है ना उसको ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। दूसरे जीव को ना तो लाभ होगा ना ही हानि होगी। ऐसे संबंध को अपन क्या कहते हैं, सहभोजिता कहा जाता है। देखो, कॉमेंसैलिज्म इसको अपन बोलते हैं इंग्लिश में। यह अंतरजातीय पारस्परिक संबंध है जिसमें एक स्पीशीज लाभान्वित होती है, दूसरी क्या रहती है, अप्रभावित रहती है। जैसे अपन इसमें उदाहरण लेते हैं किसका, शार्क का और आपके सकर फिश का। देखो, शार्क और सकर फिश का उदाहरण कैसे, दो अलग अलग क्या है आपकी ये जातियां हैं।
अब शार्क के साथ ये जो सकर फिश है, शार्क बहुत बड़ी होती है, सकर फिश क्या होता है, इसके नीचे जो है इसके साथ साथ चलती है, जिससे उसको डायरेक्शन मिल जाती है, दिशा मिल जाती है, और वो आसपास अपने जो भोजन है उसको ग्रहण कर लेती है। कौन? आपके सकर फिश। यानी कि एक तरीके से जो कोई भी उस पे आक्रमण करने वाला हो सकता है, उस आक्रमण से बच जाती है। किसके नीचे रह के? शार्क के नीचे रह के। अब शार्क को तो उससे कोई भी फायदा नहीं हुआ, ना ही कोई नुकसान हुआ, लेकिन यहाँ पर सकर फिश जो है उसको इस शार्क के साथ रहने पर फायदा मिला ना भाई। तो यहाँ पर इसको अपन कहते हैं सहभोजिता, जिसमें एक जीव को लाभ होगा और दूसरे जीव को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा, जिसमें एक स्पीशीज लाभान्वित होती है, दूसरी अप्रभावित होती है। इसमें एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अभिगमन या आश्रय के लिए निर्भर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल ले यहाँ पर अपन किसका? सकर फिश और शार्क का। तो देखो ये आपकी क्या है? शार्क है, बड़ी मछली है, और यहाँ पर ये क्या है? आपकी सकर फिश। अब ये इसके नीचे इस तरीके से लग के जो है इसको डायरेक्शन मिल जाती है, दिशा मिल जाती है, साथ के साथ जो इसको खाने वाले होते हैं, इसके विरोधी जो होते हैं, उनसे ये क्या कर लेती है? अपनी रक्षा कर लेती है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए हर्मिट केकड़ा अपने शरीर की रक्षा के लिए गैस्ट्रोपोड के आवरण के ऊपर रहता है। सकर फिश स्वयं को शार्क की निचली सतह पर चिपकाकर आराम से उसके साथ विचरण करती है। ठीक है, इस प्रकार यह अपने परभक्षी से बच जाती है और इस प्रकार दूर तक फैल जाती है। तो ये क्या हो गया आपका? सहभोजिता, जिसे अपन कहते हैं कॉमनसेलिज्म। क्लियर हुई बात? यहाँ पर सहोपकारिता समझ में आया, सहभोजिता आपको समझ में आया। चलिए थर्ड अपन बात करते हैं परजीविता की, यानी कि पैरासिटिज्म की। इसमें क्या होगा? एक जो प्राणी है वो अपनी चीजों के लिए दूसरे प्राणी पर निर्भर रहेगा। क्या? दूसरे प्राणी के शरीर के या तो ऊपर रहेगा या फिर उसके शरीर के अंदर रहेगा। तो उसमें एक को तो क्या होगा? लाभ होगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा उसको क्या होती है? हानि होती है। इसको अपन कहते हैं परजीविता। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ पर लो कि मान लीजिए कि आपके बालों में जू हो जाती है, मानव के सर में जू। ठीक है, मानव के सिर में जू। इसमें इसका एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर ये। अब देखो बालों में जब जुएं हो जाती है तो वो एक तरीके से परजीवी है, वो हमारे बालों में रह के हमारा खून पी रही है, नहीं पी रही है, हमें नुकसान पहुंचा रही है। तो मानव को तो क्या हो रही है? हानि हो रही है, लेकिन ये जू जो है उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। अब ये हमारे शरीर के ऊपर रह रही है। ऐसे ही अगर अपन बात करें किसकी? अपनी आंत की, तो उसके अंदर भी आपका एक फीताकृमि होता है। उस फीताकृमि के वजह से हमें तो हानि हो रही है, लेकिन उसको क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। तो एक को लाभ होता है, एक को हानि होती है, उसे अपन कहते हैं परजीविता। इसके अंतर्गत एक प्राणी दूसरे के शरीर के भीतर या ऊपर रहता है, उससे पोषण प्राप्त करता है। इस प्रक्रिया में वह अपने होस्ट यानी कि पोषक को हानि पहुंचाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य की आंत में रहने वाला फीताकृमि। यहाँ पर इनके जो उदाहरण है वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपसे हो सकता है इस तरीके से उदाहरण ही पूछे जाए, तो उदाहरण से आपको इनकी परिभाषा भी याद रह जाएगी। क्लियर है बात? यहाँ पर देखो, जैसे कि इस तरीके से आंत के अंदर क्या रहता है? ये जो फीताकृमि है वो आपके रहता है, तो इसकी वजह से हमें तो नुकसान हुआ, लेकिन इसको क्या होता है? लाभ होता है। इसे अपन कहते हैं परजीविता, जिसमें एक जो जीव है दूसरे के शरीर के या तो ऊपर या शरीर के अंदर है कि क्या करता है? लाभ प्राप्त करता है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अब अपन बात करते हैं सहजीविता की। यह भिन्न स्पीशीज के दो या दो से अधिक जीवों का घनिष्ठ संबंध है, जिसमें वे बहुत सामीप्य से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। क्लियर? पुष्पी पौधों में मधुमक्खी के द्वारा परपरागण होता है और मधुमक्खी को पौधों से मकरंद मिलता है। यानी कि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है, दो अलग अलग किसके बीच में? जीवों के बीच में। जैसे फूल है, फूल को भाई नया पौधा या नए पुष्प बनाने के लिए क्या चाहिए कि भाई उसके अंदर परागण की प्रक्रिया हो, उसके परागकण किसी दूसरे उस पे चले जाए, है ना।
अब मधुमक्खी को क्या चाहिए भाई, उसको तो रस मिल रहा है, नेक्टर मिल रहा है पादपों से, वो क्या कर रही है, पादप से नेक्टर ले रही है, ठीक है, मकरंद प्राप्त कर रही है। और पुष्पों के अंदर क्या हो जा रहा है भाई, उनका परागण हो जा रहा है, तो दोनों को एक दूसरे से लाभ हुआ, दोनों के बीच में क्या है, घनिष्ठ संबंध। अगर मधुमक्खी फूल पे नहीं बैठेगी तो क्या उसे मकरंद मिलेगा, नहीं। अगर मधुमक्खी फूल पे नहीं बैठेगी तो क्या परागण होगा, नहीं। तो दोनों में घनिष्ठ संबंध है ना, इसे अपन क्या कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। क्लियर। देखिए यहाँ पर, इस प्रकार परागित होने वाले पौधों में वायु द्वारा परागित होने वाले पौधों की तुलना में कम परागण जो है होता है। आपके जो जीवों के द्वारा परागण होगा वो ज्यादा होगा, लेकिन आपके वायु के द्वारा परागण कम होगा, क्योंकि वायु के द्वारा ये जो परागकण है वो ऐसे ही उड़ जाते हैं। परागकण क्या होते हैं, हल्के होते हैं, जरूरी थोड़ी वो उस पुष्प पे जाके गिरे। यह सहजीवन का एक उदाहरण है। यह शब्द परजीविता, सहभोजिता, सहजीविता से संबंधित है। सिम्बायोसिस का शाब्दिक अर्थ होता है साथ रहना। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग से एक जो है आपके अनुन्य क्रिया है, ये जो है आपके किस प्रकार की ही है, एक तरीके से ये इन्हीं से संबंधित है, परजीविता, सहभोजिता और आपके सहोपकारिता से ही। समझ में आई यहाँ पे बात। चलिए, तो ये हुए आपके क्या, यहाँ पर जीवों के बीच में, समष्टि में रहने वाले जो जीव है उनके बीच में पारस्परिक क्रियाएं। 4 प्रकार की क्रियाएं हमने यहाँ पर पढ़ी है। सबसे पहले बात की हमने सहोपकारिता की, जिसमें क्या हुआ, सहोपकारिता के अंदर 2 जो जीव है वो एक दूसरे से लाभ प्राप्त करते हैं, जैसे लाइकेन जिसमें शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं। दूसरी अपन बात करते हैं यहाँ पर किसकी, सहोपकारिता की, जिसमें एक को लाभ होगा लेकिन दूसरे को ना तो हानि होगी ना ही लाभ होगा। एग्जाम्पल क्या है, शार्क और सकरफिश हो गए। तीसरा हमने देखा परजीविता, जिसमें क्या होगा कि एक जो जीव है वो दूसरे के शरीर के अंदर या फिर शरीर के बाहर रह के उससे लाभ प्राप्त करता है, तथा दूसरे जीव को क्या होती है हानि, उसे अपन कहते हैं परजीविता। जैसे कि मनुष्य की आंत में पाए जाने वाला फीताकृमि, बालों में जू। चौथा जो है अपन ने देखा सिम्बायोसिस, जिसे अपन कहते हैं सहजीविता, जो कि आपके परजीविता, सहोपकारिता, सहभोजिता से ही संबंधित है, जिसका अर्थ होता है साथ रहना। तो इसमें क्या होगा कि घनिष्ठ संबंध होता है 2 अलग अलग जीवों के बीच में। एग्जाम्पल क्या है इसका, कि मधुमक्खी के द्वारा पुष्पों के अंदर परागण। ये बात हुई यहाँ पर अनुन्य क्रिया की, समझ में आई। एग्जाम्पल इसके ज्यादा आपको याद रखने हैं। हम मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।